हेलो एवरीवन। अभी हम मैपिंग की जो कुछ सीरीज चला रहे हैं उसमें शुरुआत हो रही है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे रखे जाएंगे। जो 10 सबसे बड़े आइलैंड है दुनिया में, उनको लेके किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस बना सकता है, चर्चा में रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछेंगे इस सीरीज में कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसे सॉल्व करवाएंगे। फिर मैप भी आपको दिखाएंगे, उसके आसपास की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन, उस आइलैंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। इस तरह से 10 जो आइलैंड हैं, टॉप 10 जो बड़े आइलैंड हैं, उनका ये क्लास रहेगी। और अगर आप इसे देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ आपको मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम किसी में भी हैं, आपको आसान रहेगा, मैं हिंदी में पूरा समझाऊंगा, इंग्लिश में भी कंटेंट रहेगा और हिंदी में भी मैं कुछ चीज़ें लिखता जाऊंगा। जैसा यहाँ पे आपको पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। दुनिया में जो सबसे बड़े आइलैंड हैं, है ना, उनको लेके ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, सबसे बड़े आइलैंड के संदर्भ में सबसे बड़े। ठीक है, जैसे जो लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड जिसको बोला जाता है, ये लोकेटेड है इंटायरली विद इन द आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल अगर आपने देख रखा होगा अर्थ, तो ये लेट सपोज ये अर्थ है ना, तो अर्थ में आपने देखा होगा इस रीजन में आर्कटिक सर्कल आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो इस रीजन में आपको सबसे बड़ा आइलैंड लोकेटेड है। दूसरा, द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड पॉलिटिकली शेयर बाय 2 कंट्रीज। दूसरा सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो 2 पॉलिटिकली कंट्रीज के द्वारा बॉर्डर शेयर करता है, ये बात यहाँ से पूछी जा रही है। तीसरा, बोर्नियो ऑल्दो द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट। बोर्नियो जो थर्ड ये तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है, वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, अब ये इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन प्रश्न किस तरह से बनाए जा सकते हैं ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब जब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपको आता है, आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो ठीक है, तो इस 20 मिनट के वीडियो में आप पूरी चीज़ें, पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड को लेकर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। ग्रीनलैंड की सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। ग्रीनलैंड का एरिया यहाँ पे बताया जा रहा है 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो आइलैंड है ना, ये कैसा आइलैंड है दोस्तों, ये लार्जेस्ट आइलैंड ऑन द अर्थ, मतलब पृथ्वी में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड आइलैंड। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम देखें इसकी लोकेशन, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये इसकी लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से लोकेशन इसकी आपको देखने को मिल रही है। अब अगर आप ग्लोबल जो मैप है इसमें अगर आप देखें तो ग्रीनलैंड की लोकेशन ये है, ये जो लोकेशन है आपको ग्रीनलैंड की देखने को मिल रही है। ठीक, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है ये ग्रीनलैंड है, और ये कहाँ पे स्थित है, आर्कटिक सर्कल में स्थित है। आर्कटिक सर्कल से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको हर एक जो स्टेटमेंट हम पढ़ते जाएंगे, हर एक आइलैंड के बारे में जानते जाएंगे ना, आपको उसकी जानकारी मिलती जाएगी। तो ये आर्कटिक सर्कल में स्थित है। ठीक, और अगर हम देखें ये किस कंट्री का पार्ट माना जाता है, तो डेनमार्क का ये पार्ट माना जाता है। अभी यूएस ने इसको खरीदने का प्रयास किया था, यूएस ने कहा था कि भाई हमें दे दो, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया, तो इस वजह से भी न्यूज़ में था। अब अगर आप देखेंगे इस मैप को, अगर खास तौर पे देखें तो इसको आप देखेंगे कि नियरेस्ट आइलैंड आइसलैंड जो कंट्री है उसके नियरेस्ट है, रेजविक करके उसकी कैपिटल है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट इसके लिए आपको जानने के लिए ज़रूरी है। फिर अगर हम देखेंगे और क्या जानने के लिए, कनाडा से भी अगर ये बॉर्डर शेयर करता है वाटर के थ्रू, अगर देखें 60 डिग्री टू 20 डिग्री यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन भी देखने को मिलेगी। तो ये कंप्लीटली ग्रीनलैंड के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अब ग्रीनलैंड के बारे में जो फैक्ट्स हैं हम यहाँ पे देख रहे थे, जैसे आर्कटिक ओशन बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। आर्कटिक ओशन में लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका यूरोप के बीच में। फिर जोग्राफी 80% 80% कवर बाई द ग्रीनलैंड आइस सीट, तो 80% ग्रीनलैंड जो है आइस से कवर है। ठीक है, और अंटार्कटिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा, अगर हम देखें सेकंड सबसे बड़ा आइस को रखने वाला रीजन है। ठीक है ना, आइस शीट के बारे में। अब स्ट्रैटेजिक लोकेशन आपको पता ही है, इसकी बहुत अच्छी लोकेशन है। और यहाँ पे अगर हम देखें थूले यूएस एयरबेस भी देखने को मिलता है। न्यूज़ में क्यों था, अगर हम बात करें यहाँ पर कि आखिर क्यों न्यूज़ में था, तो न्यूज़ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग आइस मेल्ट रिपोर्ट की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रिकॉर्ड यहाँ पे क्या फेस किया गया है, आइस मेल्टिंग यहाँ पे फेस की गई है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे एक की टर्म आता है, ठीक है ना, की टर्म कौन सा आता है, WMO यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मेरा जो पर्पज रहता है ना कि जो चीज़ जहाँ पे आए ना उसको वहीं पे सॉल्व कर दो, वहीं पे ख़त्म कर दो। तो अगर WMO के बारे में पूछा जाए तो इसे क्या कहा जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1950 में, इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा,
जेनेवा में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और जेनेवा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पेरेंट बॉडी कौन है इसकी, तो पेरेंट बॉडी बताइए कौन है, पेरेंट बॉडी इसकी है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है ना, यूएन इको सोशियो जो बॉडी है ना वो इसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, अब इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, तो वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में 193 मेंबर है, और भारत भी इसका सदस्य है, भारत भी इसका सदस्य। ठीक, तो यहाँ पे आपने ग्रीनलैंड के बारे में तो समझा ही, उसकी सारी जानकारी आपने ली है, लेकिन यह भी देख लिया कि WMO क्या है। तो इस तरह से कुछ भी आएगा ना उसको हम यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे, इस तरह से हम कवरेज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं पेयर में। जैसे पूछा गया न्यूगिनी जो है, पापुआ न्यूगिनी, इंडोनेशिया पापुआ न्यूगिनी के पास है ना, उसको मैच कर रहा है। दूसरा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बोर्नियो जो है इंडोनेशिया मलेशिया ब्रुनेई से मैच कर रहा है। ठीक है, कुछ इसका संबंध है। तीसरा मेडागास्कर मोजाम्बिक से संबंध है इसका। इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच हैं, इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लोकेशन देखिए, किसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, किसकी, पापुआ न्यू गिनी की। ये लोकेशन है पापुआ न्यू गिनी की। ठीक, ये लोकेशन पापुआ न्यू गिनी की। अभी ऑस्ट्रेलिया के नियरेस्ट है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के नियरेस्ट है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच टॉरस जल संधि है, टॉरस स्ट्रेट है पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक, अब यहाँ पे बैंदा सी करके यहाँ पे रीजन है। ठीक है ना, अफ्रा करके सी यहाँ पे है। ठीक, तो ये इसकी लोकेशन आपने चलिए यहाँ पर देख ली। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। जैसे इसका रीजन, आपको एरिया कितना है, तो एरिया आपको देखने को मिलेगा कितना, 7,85,000 स्क्वायर किलोमीटर। इंडोनेशिया वेस्ट में है इसके, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेस्ट में इंडोनेशिया आपको देखने को मिलेगा। अब पापुआ न्यू गिनी ईस्ट में है, तो न्यू गिनी आइलैंड में पापुआ न्यू गिनी ईस्ट में है। लोकेशन साउथ वेस्ट पैसिफिक आपको देखने को मिलेगी। ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है ये पैसिफिक ओशियन कहलाता है, पैसिफिक ओशियन कहलाता है। इसमें साउथ वेस्ट रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे इसको, तो यहाँ पे अगर आप देखिए इस वाले रीजन में है ना, ये पैसिफिक रीजन है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम देखें रैंकिंग के हिसाब से चल रहे हैं, सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गिनी देख रहे हैं, फिर बोर्नियो देखेंगे। तो जो क्रोनोलॉजी है ना बड़े से छोटे की, उस बेसिस पर हम यहाँ पे इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिला कहाँ पे, हाँ बताइए, तो दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिला कहाँ पे, तो ये आपको तीसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के संबंध में देखें तो 5% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है। और न्यूज़ में क्यों था, इंडोनेशिया पापुआ न्यू गिनी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंटरनल इशू यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है ना, और न्यू स्पीसीज डिस्कवर इन फोजा माउंटेन, तो न्यू गिनी में फोजा माउंटेन है, वहाँ पे नई स्पीसीज की भी खोज की गई है, ये यहाँ पे न्यूज़ में था। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे बड़े आइलैंड के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बना, अब इसमें बताइए, अब इसको सॉल्व भी आपको करते चलना है। ठीक है ना, ये सॉल्व आप करना, मैं लास्ट में सभी के आंसर बताऊंगा, आपको यहाँ पे अपने आंसर लिखते चलने हैं जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तभी इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट जो आइलैंड उसके बारे में देखें। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन ग्रीनलैंड आइस शीट सेकंड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ आइस अर्थ। तो विक्टोरिया आइलैंड है, मतलब कौन सा आइलैंड जाना जाता है ग्रीनलैंड आइस शीट के फॉर्म में, और सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है आइस ऑन अर्थ की। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, विक्टोरिया आइलैंड, बैफिन आइलैंड, ग्रीनलैंड, एल्समेयर। अब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बोर्नियो आइलैंड की। अब बोर्नियो आइलैंड की लोकेशन आप देखिए, यहाँ पर ब्राइटनेस और तेज कर देता हूँ। बोर्नियो आइलैंड की लोकेशन आपको ये देखने को मिल रही है। अब ये बोर्नियो आइलैंड की लोकेशन है, यहाँ पे आपको सेलेबस सी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको जावा सी देखने को मिल रहा है, ईस्ट में आपको इंडोनेशिया देखने को मिल रहा है, वेस्ट में सिंगापुर देखने को मिल रहा है, नॉर्थ में आपको साउथ चाइना सी देखने को मिल रहा है, साउथ में आपको जावा आइलैंड जावा सी देखने को मिल रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ क्या क्या देखने को मिला आपने देखा। ओवरऑल एरिया अगर आप देखें तो 7,48,000 किलोमीटर इसका एरिया है। इंडोनेशिया मलेशिया ब्रुनेई जैसी कंट्रीज़ यहाँ पे इस आइलैंड का पार्ट हैं। और स्पेशल फैक्ट आपको ये भी जानना है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट यहाँ पे माना जाता है, और रजांग कापुआस रिवर हैं बोर्नियो आइलैंड में बहती हैं। ठीक है, इशू क्या था यहाँ पे, अभी करंट में क्या मामला चल रहा था, डिफॉरेस्टेशन एंड पाम लॉ कंसर्न यहाँ पे देखा जा रहा है, जैसे WWF और यूनेप ने रिपोर्ट यहाँ पे किया है। ठीक है ना, अब WWF यूनेप के बारे में अगर आपको जानना हो, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूनेप के बारे में यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, तो यूनेप का मुख्यालय कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो यूनेप का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा नैरोबी में। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ इसके बारे में, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ यूनेप के बारे में दिया गया। ठीक, इसको जूम आउट कर लेता हूँ।
अब यूनेप के बारे में क्या पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछा तो नहीं जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो यूनेप को स्टैब्लिश किया गया था 1972 में आफ्टर स्टॉकहोम कन्वेंशन। कब स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, है ना। उसके बाद यहाँ पे यूनेप को स्टैब्लिश किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ है, ये अफ्रीका में है, केनिया में। और एकमात्र अफ्रीका में किसी यूएन की एजेंसी का हेडक्वार्टर है। ठीक, ये बात यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, इंडिया इसका मेंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया बात यूनेप के बारे में। वहीं अगर हम बात करें WWF के बारे में, क्योंकि WWF भी यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। WWF कभी भी आ सकते हैं, इस पर तो क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो WWF को स्टैब्लिश किया गया था 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड में देखने को मिलेगा। और ग्लैंड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। और ग्लैंड में एक और चीज़ का हेडक्वार्टर है, किसका, IUCN का। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। ये एक तरह का NGO है, इंटरनेशनल NGO अगर हम इसको कंसिडर करें। 100+ देश इसमें सदस्य हैं, ठीक है ना। और इंडिया भी एक तरह का इसका पार्ट है, इंडिया भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ आपने देखी। इंडोनेशिया शिफ्टिंग कैपिटल फ्रॉम नुस्तानतारा बोर्नियो आइलैंड। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल जकार्ता थी वो शिफ्ट करके बोर्नियो आइलैंड, देखिए बोर्नियो आइलैंड में ना इंडोनेशिया का भी कुछ पार्ट है, मलेशिया भी कुछ पार्ट है, ब्रुनेई का पार्ट है। तो ये आइलैंड किसी एक देश का नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ये, लेकिन किसी एक देश का आइलैंड ये हिस्सा नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई तीनों का हिस्सा है। और इसमें जो नुस्ताना है, नुसंतारा है, अब वहाँ पे जो इंडोनेशिया का पार्ट है उसमें ये कैपिटल यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। तो ये भी न्यूज़ यहाँ पे बन रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके बारे में, यहाँ पे क्वेश्चन है द आइलैंड वेयर माउंट तौबा जो है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्केनिक कल्डेरा लेक है, ये कहाँ लोकेट है, तौबा वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये माउंट तौबा जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्केनो कल्डेरा लेक है, ये कहाँ पे है, सुमात्रा है, होन्सू है, मेडागास्कर है, न्यू गिनी है। तो इसकी लोकेशन कहाँ है आपको यहाँ पे बतानी है, माउंट तौबा की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइलैंड की तरफ। अगला आइलैंड किसके बारे में, मेडागास्कर के बारे में। मेडागास्कर की आप यहाँ पे लोकेशन देखिए, ठीक है ना, मेडागास्कर की अपने लोकेशन देखिए। वर्ल्ड मैप में आइए, मेडागास्कर की लोकेशन देखते हैं। तो वर्ल्ड मैप मेडागास्कर की ये लोकेशन है, ब्रुनेई की ये लोकेशन हमने यहाँ पर देखी, ठीक है ना। अब इंडिया से भी डिस्टेंस आप सब यहाँ से देखते जाइएगा, ठीक है। तो मेडागास्कर की लोकेशन हमने देखी। मेडागास्कर के बारे में चाहिए कुछ जान लेते हैं। मेडागास्कर का एरिया आपको कितना जानने को मिलेगा, 5,87,000 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा। और इसका जो कंट्री कौन सा है, मेडागास्कर खुद कंट्री है, और इंडियन ओशियन में लोकेटेड है, ईस्ट अफ्रीका में। तो ये अफ्रीका का मैप आपको यहाँ पे आपने अगर देखा होगा, है ना, ये अफ्रीका का मैप ये आप देख पा रहे हैं। अफ्रीका की ये मैप की बाउंड्री यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल यहाँ से मेडागास्कर के बीच में जाता है, ठीक है ना। और ये इंडियन ओशियन रीजन में ये लोकेटेड है, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे इसके बारे में देखी जा रही है, ठीक है। दूसरा, 7 सीवियर ड्रॉट आपको यहाँ पे देखने को मिला है ना। UNWFP ने अभी रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे क्या देखने को मिला है, सीवियर क्या ड्रॉट, मतलब सूखे की समस्या यहाँ पे देखी गई है। ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक। अब अगर हम बात करें साइक्लोन सीजन इंटेंसीफाई क्लाइमेट चेंज, साइक्लोन का भी यहाँ पे बहुत सारा आवागमन रहता है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है। अब यहाँ पे एक संस्था का उल्लेख आया, उस संस्था को क्या कहा गया, उस संस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। UN, देखिए जब UPSC की तैयारी हम कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी हमें याद नहीं होता है कि हमने इस संस्था के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा। तो क्या होता है ना, हम पूरी तरह से वीडियो पे डिपेंड होते हैं, क्लास नोट्स पर डिपेंड होते हैं। तो जब ऐसी वीडियोस हम देखें जहाँ पे हमें क्या है ना, कोई वर्ड आए, कोई संस्था, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। हो सकता है आपको टाइम ना लगे, लेकिन मैं आप इसके बारे में बता दूंगा अभी। तो अगर आपने नोट्स में एक बार लिख लिया तो एग्जाम में आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा। तो UNWFP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका नाम है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, UNGA द्वारा, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रोम में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और रोम कहाँ है, इटली में है, ठीक है ना। तो ये आपने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में देखा। अब अगर इसके मेंबर्स के बारे में बात करें तो लगभग 150+ देश इसके मेंबर हैं, और इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है ना, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। इसको अगर आप देखोगे ना, तो 2020 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, ठीक है ना, जिस प्राइज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आंखें गड़ाया था कि शायद उसे मिल जाए। बार बार वो क्लेम कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने वॉर रुकवाई है, लेकिन उनको नहीं मिला, है ना, क्योंकि ऐसा उन्होंने किया भी नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे UNWFP के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसकी लोकेशन देखिए, मोजाम्बिक चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैंने मोजाम्बिक चैनल देखने को मिलेगा। या आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, अतनतार, आई थिंक ये इसकी कैपिटल है ना, जो यहाँ पे स्टार में देख रहे हैं, अतनारा रिवो, ठीक है। अब ये सारी लोकेशन आपने यहाँ पे देख ली। यहाँ से नियरेस्ट आपको कोमोरस आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी इसी का पार्ट है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से गुजरता है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से गुजरता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर बनते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से गुजरता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है।
ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं सेकंड पानी पी लेता हूँ थोड़ा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक इसके बारे में यहाँ पर है, बैफिन आइलैंड के बारे में है। बैफिन आइलैंड से पहले हम एक यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइलैंड साइज। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आइलैंड की जो असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पे बताना है। सबसे छोटा पहले होगा, सबसे बड़ा बाद में होगा। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है कौन सा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कौन सा है। अभी तक जितना मैंने बताया उस बेसिस पर भी आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप अंदाज़ा बेहतर लगा पाएंगे। तो चलिए, बैफिन आइलैंड की लोकेशन अगर आप देखिए तो ये ग्रीनलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा था ना, ग्रीनलैंड अभी हमने देखा, ये बैफिन आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है ना। बैफिन आइलैंड की लैंड आपको हडसन वेव देखने को मिलेगी, हडसन की खाड़ी जो कनाडा में है, ठीक है ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। और लेब्राडोर यहाँ पे सी है, लेब्राडोर ओशियन है। और लेब्राडोर एक जलधारा भी, करंट भी चलती है जो एक ठंडी जलधारा होती है। फिर यहाँ पे बैफिन बे है, तो बैफिन बे और बैफिन आइलैंड की लोकेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखें, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए आ गया तो बैफिन वेस्ट में हो जाएगा, ग्रीनलैंड इसके ईस्ट में हो जाएगा। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो बैफिन आइलैंड का एरिया है 5,07,000 किलोमीटर है, कनाडा में लोकेटेड है, आर्कटिक का पार्ट है ना। और टुंड्रा क्लाइमेट रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अगर बर्फीला क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। और रैपिड ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, जिसमें आईपीसीसी की रिपोर्ट में भी देखने को मिला है कि इसमें क्या हो रहा है, रैपिड जो देखने को मिल रहा है क्या, रैपिड ग्लेशियर रिट्रीट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब ये तो आपने देख लिया किसके बारे में, यहाँ पर बैफिन आइलैंड के बारे में। लेकिन आईपीसीसी क्या है, आईपीसीसी को क्या आपको इसके बारे में पता है? तो आईपीसीसी को फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज, मैं बहुत नहीं लिखूंगा, जितना लिखूंगा उतना बड़ा वीडियो बनेगा, कम लिखूंगा, है ना। आप लोगों को लिखना है रोक रोक के। 1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसको किसने बनाया था? दो संस्थाओं ने मिलकर इसको बनाया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा यूनेप। इन दोनों के बारे में हमने अभी देखा है। तो यूनेप और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इन्होंने आईपीसीसी को बनाया था। अब इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा। जेनेवा कहाँ है? आपको स्विट्जरलैंड में। तो एक तरह की यूनाइटेड नेशन की साइंटिफिक बॉडी है ये। कैसी बॉडी है? साइंटिफिक बॉडी है। और इसमें लगभग 195 मेंबर के आसपास आईपीसीसी में है। भारत भी इसका पार्ट है। अब ये क्या करता है आईपीसीसी? आईपीसीसी डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है कि ये अपनी ओन रिसर्च नहीं करता। नॉट कंडक्ट ओन रिसर्च, ओन रिसर्च ये आपको याद रखना है। अपनी रिसर्च नहीं करता, बल्कि जो अलग अलग असेसमेंट होते हैं ना, उससे क्या करता है, चीज़ों को देता है, इवेल्युएट करता है। फिजिकल जो साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्या वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिल रही हैं, क्या खतरे देखने को मिल रहे हैं, क्या संवेदनता देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ों को ये काउंट करता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स निकालते हैं। जैसे अगर आपने असेसमेंट रिपोर्ट 6 के बारे में सुना होगा, तो 2021 से 23 के बीच में क्या क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस रहा, AR7 ये प्रिपेयर कर रहा है ऑलरेडी। इसके अलावा स्पेशल रिपोर्ट्स भी कुछ निकालता है। जैसे अगर आपने कुछ रिपोर्ट्स के बारे में सुना होगा, SRCCL, यूपीएससी ने सब पूछा है, ऐसा मैं फालतू में नहीं बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि SRCCL स्पेशल रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज लैंड, ये इसने रिपोर्ट निकाली। एक और रिपोर्ट निकाली इसने SROCC स्पेशल रिपोर्ट ओशियन एंड क्रायोस्फीयर, उस पर इसने रिपोर्ट निकाली। इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट ये निकालता है, इसलिए आप यहाँ पे इसको आईपीसीसी को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लाई आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में कौन सा आइलैंड लाई करता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है, बैफिन आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड है, एल्समेरे आइलैंड है, या ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड है। इन चारों में से करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे हम टॉपिक बात करने वाले हैं सुमात्रा आइलैंड की। सुमात्रा आइलैंड की लोकेशन अगर आप यहाँ पे देखें वर्ल्ड मैप में, तो सुमात्रा आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सुमात्रा आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिला। अब अगर हम बात करें सुमात्रा आइलैंड की, तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि जो सुमात्रा आइलैंड है ना, उसका एरिया कितना है यहाँ पे? तो एरिया आपको देखने को मिलेगा 4,73,000 किलोमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका एरिया किसका? सुमात्रा आइलैंड का। ये सुमात्रा आइलैंड है। यूपीएससी ने पूछा था कि निकोबार से नियरेस्ट आइलैंड कौन सा है? जावा है, सुमात्रा है ना, लैंड बॉर्डर पूछा था। तो यहाँ पे सुमात्रा उसका आंसर था। सुमात्रा वेस्ट में, फिर उसके ईस्ट में जावा आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे नूसा टेगरा का, यहाँ पे कालीमंतन आइलैंड देखने को मिलेगा, सुलावेसी आइलैंड। तो अगर आप देखें लगभग 12,000 आइलैंड्स का ग्रुप है। कौन? इंडोनेशिया।
तो क्योंकि इतने सारे आइलैंड, इनमें इंपॉर्टेंट आइलैंड सुमात्रा और जावा हैं। अब ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए। और होम ऑफ लेक टोबा, तोबा जो लेक है ना, जो अभी क्वेश्चन बना था, वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्केनिक काल्डेरा लेक है, वो यहीं पे लोकेटेड है। इस वजह से आप इसको यहाँ पे याद रखिएगा। अभी वॉल्केनिक इरप्शन इथियोपिया में हुआ था। इथियोपियन जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उसके बेसिस पर इस तरह की जो जगह है ना वॉल्केनिक, वो यहाँ पे क्वेश्चन में बन सकती हैं। न्यूज़ में क्यों था, माउंट मेरापी वॉल्केनो इरप्ट हुआ है यहाँ पे। माउंट मेरापी वॉल्केनो कहाँ पे है, सुमात्रा में है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को भी याद रखना है। फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न है किसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न में पूछा जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड के बारे में स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इट इज़ ओनली आइलैंड इन द वर्ल्ड शेयर्ड बाय द 3 कंट्रीज। एकमात्र आइलैंड है जिससे 3 देश की सीमाएं साझा होती हैं। इट होस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वर्ल्ड का सबसे पुराना वर्षा वन माना जाता है। कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है, जो मैंने जो सारी चीज़ें बताई उसके बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम बात करने वाले हैं इस आइलैंड के बारे में, होन्शु आइलैंड के बारे में। देखिए जापान 4 आइलैंड को मिला के बना है, होकुडू, होन्शु, शिकोको और क्योंशु, ठीक है। तो इसमें होन्शु आइलैंड के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। अब होन्शु आइलैंड के बारे में आपको क्या देखना है, होकुडू, ठीक है ना, ये होन्शु आइलैंड। तो ये वाला जो पार्ट है अगर हम देखें तो ये होन्शु आइलैंड का पार्ट यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। ये मैं आपको यहाँ पे मैप बना दे रहा हूँ। इसका एरिया 2,27,900 किलोमीटर है। कंट्रीज कौन सी है, जापान है। और मेजर सिटी टोक्यो आपको होन्शु में देखने को मिलेगा, जापान का ओसाका आपको होन्शु में, और जापान का क्योटो होन्शु में आपको देखने को मिलेगा। क्यों क्योटो, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे भी चर्चा में है। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों चर्चा में है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर 1997 में एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो समिट हुआ था 1992 में, अर्थ समिट हुआ, उसमें EU ने ट्रिपल निकल के आया। उसकी हर साल मीटिंग होती है कॉप की, उसका एक प्रोटोकॉल 1997 साइन किया गया था। वो क्योटो कहाँ पे, जापान में है। अब अगर देखें ज्योग्राफी में, माउंट फ्यूजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट आपको अर्थक्वेक के देखने को मिलेंगे इस रीजन में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये सारी चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब अगर हम देखें जापान पॉपुलेशन डिक्लाइन इफेक्टिंग टू होन्शु मैग्नेट मेगा सिटीज़, तो चलिए ठीक है, इस वजह से ये चर्चा में था, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये आप लोकेशन देख, ईस्ट चाइना सी वेस्ट में है, फिलीपीन सी आपको साउथ में देखने को मिलेगा, ईस्ट में पैसिफिक सी ऑफ ओखोटास्का आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट में सी ऑफ जापान आपको देखने को मिलेगा इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ग्रेट ब्रिटेन इज द बॉर्डर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। तो ग्रेट ब्रिटेन किन किन वाटर बॉडीज से बॉर्डर शेयर करता है, जैसे नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, अटलांटिक ओशन, ऑल ऑफ द एबव। इनमें से किस किस के साथ ये शेयर करता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं चारों यहाँ पे, इसमें आपको करेक्ट यहाँ पे करना है। हम यहाँ पे बात करेंगे विक्टोरिया आइलैंड के बारे में। विक्टोरिया आइलैंड जिसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी कितनी, कहाँ पे, कनाडा में आपको देखने को मिलेगी। ये आपका ये कनाडा है यहाँ पे, और नॉर्थ में आपको विक्टोरिया आइलैंड देखने को मिलेगा। वेस्ट में आर्कटिक ओशन है, ईस्ट में वेस्टिक बैफिन बे है, यहाँ पे आपको साउथ ईस्ट में अगर हम बात करें आपको हडसन वे आपको देखने को मिलेगी, लोकेटेड आर्कटिक कनाडा में। स्पेशल अगर हम देखें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड डिवाइडेड इनटू 2 टेरिटरीज, नूनावतु और नॉर्दर्न टेरिटरीज, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में आप ये डिवाइडेड है, और परमाफ्रॉस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी तक तो वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन चलिए कभी बन सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे इसके बारे में भी याद रखना है। क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट आइलैंड की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हम ग्रेट ब्रिटेन के बारे में देखेंगे। ग्रेट ब्रिटेन देखने से पहले एक प्रश्न है यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है। प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड वाज रिसेंटली 2024-25 इन न्यूज ड्यू टू रिकॉर्ड आर्कटिक आइस मेल्ट। तो हाल में कौन सा आइलैंड है जो आर्कटिक आइस मेल्ट की वजह से यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडागास्कर है, ग्रीनलैंड है, होन्शु है, सुमात्रा है। इन चारों में से सही आंसर इसका कौन सा होगा आपको यहाँ पे बताना है। ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड के बारे में हम यहाँ पे देखें तो एरिया 2,09,000 किलोमीटर है, यही वही ब्रिटेन है, यूके जिसको कहते हैं। अब इसमें अलग अलग वजह हैं इसको जानने की, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें आइलैंड, यहाँ पे इंग्लैंड मिलेगा, वेल्स मिलेगा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मिलेगा और स्कॉटलैंड मिलेगा। इन सबको अगर मिला लिया जाए तो ब्रिटिश आइलैंड ये बोला जाता है। अब ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आते हैं, तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स ये ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट आइलैंड नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। और क्या चीज़ आपको यहाँ पे जाननी है, और कुछ जानना है क्या। यूके में कौन कौन आ जाएंगे, यूके में स्कॉटलैंड भी आ जाएगा, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये यूके में आ जाएंगे, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटिश में सब आ जाएंगे, ब्रिटेन में सब आ जाएंगे।
तो यूके के बारे में अब आप तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स इसके अंतर्गत आते हैं यूके में, है ना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ठीक। ये जोग्राफिकली सराउंडेड है नॉर्थ सी से, है ना, आपको नॉर्थ से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इंग्लिश चैनल जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बॉर्डर शेयर करती है, ठीक। दूसरा न्यूज़ में क्यों था, नेट जीरो ट्रांजिशन, यूके ऑफ शोर विंड एक्सपेंशन यहाँ पे कर रहा है ना, अब तटीय जो पवन ऊर्जा उसका बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और पॉलिटिकल इलेक्शन वगैरह हुए थे, इस वजह से न्यूज़ में था, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता इस बार के एग्जाम के, लेकिन ठीक है आपको पता होना चाहिए, 10 इंपॉर्टेंट आइलैंड है। तो द इंडोनेशिया आइलैंड नोन फॉर फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक एज अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, तो इंडोनेशिया जो आइलैंड है जिसे फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक एज अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, इसको आपको अटेंड करना है कि ये रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है, इंडोनेशिया आइलैंड को जाना जाता है। ये विक्टोरिया आइलैंड के बारे में बात हो रही है, सुमात्रा के, बैफिन के, या एल्समेरे आइलैंड के। अब ये लास्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड एल्समेरे आइलैंड है, ये कनाडा में है, ये आप यहाँ पे देखेंगे, ग्रीनलैंड की इधर आपको देखने को मिलेगा। इसका एरिया 1,96,000 किलोमीटर है, कंट्री कनाडा कहलाती है, और हाई आर्कटिक रीजन में क्लोज टू ग्रीनलैंड आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कनाडा की लोकेशन आपको यहाँ पे पता ही है, और ये क्विटरनरी पार्क नेशनल पार्क को भी होस्ट करता है, ठीक है। और रीजन न्यूज़ देखें तो आर्कटिक लॉस हो रही है इसका, तो हर जगह न्यूज़ है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 10 इंपॉर्टेंट जो आइलैंड है उनके बारे में देखा कि कौन कौन से ये आइलैंड इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस देख लिए हैं, इन क्वेश्चन का आंसर भी आपको मैं बताते चलता हूँ क्या क्या इसके आंसर होंगे, जिससे आपको पता रहे। आप ये मत बोलो कि सर आपने क्वेश्चन पूछ लिए, आंसर तो आपने बताया नहीं, तो ठीक है मैं आप सभी का आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की, जो 10वां क्वेश्चन है, उसका क्या सही आंसर होगा, आई गेस आप लोगों ने गेस कर दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा इसका सुमात्रा आइलैंड, ठीक है ना, सुमात्रा आइलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम बात करेंगे 9वां आइलैंड की, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड आइलैंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 8वें आइलैंड में पूछा गया था ग्रेट ब्रिटेन बॉर्डर के बारे में, वाटर बॉडीज़ के बारे में यहाँ पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। फिर 7वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था किसके बारे में, बोर्नियो आइलैंड के बारे में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। फिर 5वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, छठा क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था आपसे, तो जो छठा क्वेश्चन पूछा गया इसमें कौन सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर 5वां जो प्रश्न पूछा गया था उस पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्रोनोलॉजी आपको मिलानी है बड़े से छोटे की, ठीक है, छोटे से बड़े की, बड़े से छोटे नहीं। चौथा क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, सुमात्रा, सुमात्रा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या, 1 और 2, मतलब क्या, अगर हम देखें तीसरा क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया किसके बारे में, बैफिन वाले के बारे में, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था किसके बारे में, ये पेयर मैच करने के लिए बोला गया था, इसका सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 ओनली, 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक। और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, तीनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये डिस्कशन में इतना ही, है ना, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट